हेलो हेलो हेलो। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। विद्याकुल परिवार में आप सभी साथियों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग सपना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग प्रिंस, गुड मॉर्निंग गुड़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग। गुड मॉर्निंग संध्या, गुड मॉर्निंग खुशी, शोभा, अमन, गुड मॉर्निंग रीतू, नंदन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, प्रणाम, आभार, अभिनंदन। जल्दी से जुड़ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए साथ साथ, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं एक शानदार सी फिजिक्स की क्लास। तो प्यारे बच्चों, निश्चित ही कॉपी पेन निकाल लिए होंगे, नहीं निकाले हो तो निकाल लो, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें, पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें। ठीक है, तो कॉपी पेन साथ में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना किसी देरी के। निकालो कॉपी पेन, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लेक्चर नंबर है 8। और कल हम लोगों ने, मतलब इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, वो क्या करी थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हम लोगों ने किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बारे में पढ़ा था, स्वप्रेरण के बारे में पढ़ा था। तो कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व था प्यारे बच्चों, कुंडली का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, प्रेरकत्व, अथवा इसी को कहते हैं स्वप्रेरण, इसी को क्या कहते हैं स्वप्रेरकत्व, या फिर क्या कहते हैं स्वप्रेरण भी कहते हैं। ठीक है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था। फॉर्मूला एक आपको याद होगा, एन फाई इज इक्व टू एल इंटू में आई। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताइए, ये फॉर्मूला याद है। यहाँ से क्या हमने प्राप्त किया था, यहाँ से आगे हमने प्राप्त किया था कि भाई एल को हमने जब इधर ले आया, आई इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में चला जाएगा, तो हम इसे लिखते हैं एन फाई बटे में आई लिखते हैं। ठीक है, ये हम लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, बताइए जल्दी से, यहीं तक पढ़ी थी। जय हिंद जय हिंद, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी रिवीजन करके हम लोग आगे बढ़े। फिर किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो हम लोगों ने एन फाई इज इक्वल टू एल आई पढ़ा था, और यहाँ से हम लोगों ने एल इज इक्वल टू एन फाई बटे में आई निकाला था। ठीक है ना, इतनी बात हम लोग जान पा रहे हैं। आपको मैं ये बात आगे बता देता हूँ जहाँ पे आपने ये लिखा था। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को फिर से लिखिएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे डालिएगा एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन में आई, सब कुछ फिर से करते हुए आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ से आगे बढ़िएगा। और बताइए जरा, अगर आप यहाँ पे एन फाई को क्या कहते हो, तो एन फाई को अगर आप पता है क्या कहते हो, एन फाई का एक नाम होता है, एन इंटू फाई का एक नाम होता है, एन इंटू फाई का नाम होता है फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं। फिर से मैं आपको बता दूं इसे क्या, इसका क्या नाम होता है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं, ये नाम होता है इसका, आपको बताया, ग्रंथिकाएं, ग्रंथिकाएं। इसका क्या मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है भाई साहब, फाई क्या है वास्तव में चुंबकीय फ्लक्स है, फाई क्या है चुंबकीय फ्लक्स है, और एन क्या है फेरों की संख्या है। अगर आप एक फेरे से फाई फ्लक्स गुजर रहा है, एक फेरे से मान लीजिए अगर एक फेरे से 10 बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो अगर इसमें 3 फेरे हो तो कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, आप जरा मुझे उत्तर दीजिए। अगर एक फेरे से मैं कहूं 10 बल रेखाएं गुजर रही हैं, इस तरीके से इसमें 3 फेरे हो कुंडली में, तो कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी। आपका जवाब होगा एक फेरे से 10 बल रेखा, तो 3 फेरे से गुणा कर दीजिए, टोटल हो गया 30 बल रेखा। यही जो 30 है ना कुल बल रेखाओं की संख्या, इसी को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ चंद्रमोहन बाबू, मैं लाऊंगा, जल्दी ही लाऊंगा। दरअसल कुछ सेशन प्लान्ड है अखिल सर के, तो अखिल भैया के कुछ सेशन प्लान्ड है, वो पहले ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लाएंगे। ठीक है, परेशान मत होइए, जब उनके सेशन हो जाएंगे तो फिर हम लाएंगे, पक्का लाएंगे। ठीक है, अभी देखिए एन फाई इज इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं समझ में आया। एन फाई को क्या बोलेंगे हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं बोलते हैं एन फाई को, याद रखिएगा इस चीज को, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा चलिए सर ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है भाई, कि एन फाई को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं बोलेंगे। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुंडली के स्वप्रेरकत्व की परिभाषा डालूं, परिभाषा लिखना चाहूं, तो मैं परिभाषा इसकी क्या लिखूंगा बताइए जरा से, परिभाषा में इसकी क्या लिखूंगा बताइए, स्वप्रेरकत्व की, यहाँ से अगर मैं इसकी परिभाषा डालना चाहूँ स्वप्रेरकत्व की, कुंडली के स्वप्रेरकत्व की, तो फिर मैं क्या लिखूंगा परिभाषा में,
आपके हिसाब से क्या लिखना चाहिए परिभाषा के अंदर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से परिभाषा के अंदर इसका लिखना चाहिए, यहीं से परिभाषा इसकी बने, यहीं इसी फॉर्मूले से इसकी परिभाषा बने। और इस फॉर्मूले से इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। ये एल जो होता है ना, इसे ही कुंडली का स्वप्रेरण अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इस एल को ही कुंडली का स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण अथवा स्वप्रेरकत्व उसकी कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, अगर हम धारा का मान 1 एम्पियर कर दें, यदि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। अगर यहाँ पे आई का मान, अच्छा बताइए, अगर मैं 1 कर दूं, अगर मैं आई का मान 1 एम्पियर कर दूं, तो क्या ये एल बराबर एन फाई बटे में 1 हो जाएगा? बताइए। और एन फाई बटे में 1 क्या होता है? एल बराबर एन फाई के बराबर हो जाएगा। यानी कि कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व जो कि कुंडली का है, वास्तव में वो किसके बराबर है? वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर है कि नहीं? वो कुल फ्लक्स के बराबर है कि नहीं? वो कुल फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। बताइए, अगर कुंडली में 1 एम्पियर की धारा बह जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा? कुंडली का जो कुल फ्लक्स है, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहते हैं, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उसके बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। तो फिर इस हिसाब से हम इसकी परिभाषा देखिए कैसे बनाते हैं। हम इसकी परिभाषा बनाएंगे, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, इसी के दो नाम है। एल को दो चीज कहते हैं, एल को या तो आप स्वप्रेरण गुणांक कहिए या तो स्वप्रेरकत्व कहिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली में लिखिए, कुंडली में लिख रहे हो कॉपी में, आप हेडिंग डाल के लिखते जाइए, हेडिंग डाल के लिखते जाइए। ठीक है, ये सब चीजें आप हेडिंग डाल के लिखते जाइए साथ साथ, ये नहीं कि आप छोड़ रहे हो। हेडिंग डालिए, लिखते जाइए। ठीक है, परिभाषा डालिए, लिखते जाइए। तो फिर उसके बाद क्या लिखोगे? कुंडली में, उसी के आगे से जहां पे आपने छोड़ा था ना, उसी के आगे से लिखते जाइए। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व तो कुंडली में चुंबकीय किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। कुंडली में कितने एम्पियर की धारा बह रही हो? अगर इसमें 1 एम्पियर की धारा बहेगी तो इसका जो एल होगा वो एन फाई के बराबर हो जाएगा। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए लिखिए इतना जल्दी से, सभी लोग कॉपी में लिखिए फटाफट, हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए। एग्जाम में कैसे पूछेगा? मैं लाया हूं सुधांशु, मैं आगे एग्जाम में लाया हूं, पूछेगा कैसे? देखिए बकायदा मैं पेज में लिख करके लाया हूं आज के एग्जाम में कैसे पूछेगा ये। ठीक है, परेशान मत हो बाबू, ये देखो परीक्षा में कैसे पूछेगा, मैं लाया हूं आज। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत हो। तो पहले हेडिंग डाल के लिखो, फिर बताते हैं। संडे वाली वीडियो अपलोड नहीं, संडे को मैंने क्लास कहाँ ली थी जो संडे की वीडियो अपलोड होगी राजवीर? मैंने क्लास ही कहाँ ली थी संडे को? देखो संडे की क्लास मैंने क्यों नहीं ली, उसकी वजह थी। संडे को था अंकित सर की क्लास थी, उसके बाद अंकित सर को जाना था शादी में। अंकित सर की शादी हो रही है, एज यू नो। ठीक है, तो मैंने कहा अंकित सर आप इतने सारी क्लासेस लगाए हुए हैं, बच्चे ऑलरेडी परेशान हैं, खूब क्लास पे क्लास लिए जा रहे हैं मैथ की। मैंने कहा कि आप ही पढ़ा लीजिए, फिर मैं आज रहने देता हूँ, नहीं बच्चों के लिए ज़्यादा हो जाएगा, संडे के दिन भी ज़्यादा हो जाएगा, पढ़ लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि उनको ले लेने देते हैं आज क्लास। बाकी अब वो चले गए हैं ना, तो इनकी क्लास नहीं रहेगी मैथ की। मैं क्या करूँगा पता है? उनके टाइम पे लगा के एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाऊँगा। परेशान क्या हो रहे हो? हम हैं ना, उनके टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाएंगे आप सभी को। नो नो नो, हाँ बिल्कुल, अब उनके टाइम पे लगेगी एक्स्ट्रा क्लासेस मेरी। बात समझ में आई?
तो अब उनके टाइम पर मैं लगाऊंगा एक्स्ट्रा क्लासेस बढ़िया से और खूब बढ़िया से, जब तक वो छुट्टी पे हैं, जब तक उनकी शादी भी अपना कर रहे हैं। 1 हफ्ता की शायद छुट्टी उनकी रहे, 1 हफ्ते की छुट्टी पे रहेंगे शायद अंकित सर। तो उनके टाइम पे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के आपको खूब सारा पढ़ाऊंगा, तो परेशान मत होइए, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखते हैं फिर। किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। कल मैंने अंकित सर से यही डील करी थी। अंकित सर आप चले जाएंगे ना तो फिर मैं आपकी जगह पे पढ़ाऊंगा फिजिक्स, फिजिक्स खूब सारा पढ़ाऊंगा। जब वापस आएंगे आप तब तक मेरा कोर्स आगे निकल जाएगा। अब अपने कोर्स को स्पीड देता हूँ, ठीक है। चलिए तो परिभाषा हो गई भाई, समझ में आ गया सबको परिभाषा कैसे हो गई, ठीक है। चलिए अब अगली हेडिंग डालिएगा सारे लोग। कॉपी में हो गया ना, ये कॉपी में हो गया ना सबका, बताओ जल्दी से। कॉपी में हो गया तो आगे बढ़े, हो गया ना भाई। 1 2 3 बताओ कि बातें कर रहे हो बस सब लोग, बातें चल रही हैं कि काम भी हो रहा है? हो रहा है ना काम। चलो अगर नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर जल्दी से। 1 2 3 4 आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, कुंडली में संचित ऊर्जा और न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर बेस्ड आज हम लोग करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले डालिए परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, हैडिंग डालिए सारे साथी, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। सर आज जब मैं चैप्टर को ऑप्टिक्स कब लाएंगे, अंकित सर कब तक आएंगे? अंकित सर शायद मुझे जहाँ तक आइडिया है 13 14 15 ऐसे ही कुछ, हमको टाइम ठीक एग्जैक्ट बताया नहीं है, मैं उनसे बात करके आपसे बता दूंगा। चैप्टर का इंग्लिश में दीजिए चैप्टर का। सर ऑप्टिक्स कब पढ़ाएंगे? ऑप्टिक्स अभी तो टाइम लगेगा, ऑप्टिक्स के लिए अभी तो टाइम लगेगा। वास्तविकता ये है कि ऑप्टिक्स में जाने के लिए सीक्वेंस में ही हम लोग चलेंगे। ऑप्टिक्स आपका चैप्टर 9 है, ऑप्टिक्स चैप्टर 9 है, ठीक है। तो चैप्टर 9 तक चलने के लिए अभी हम लोग चैप्टर 6 पर हैं, ठीक है। 6 खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी 6 खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग 7 पर आएंगे, फिर 8 पर आएंगे। 8 बहुत छोटा है, 8 2 दिन का चैप्टर है, 2 या 3 दिन का 8 चैप्टर है बस, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है 8। 8 2-3 दिन में ख़त्म करके फिर हम लोग चैप्टर 9 में, तो 7th ही है मेनली चैप्टर। 10 दिन का चैप्टर ये है, 3 दिन का चैप्टर ये मान लीजिए। तो मान लीजिए मोटा मोटा 15 दिन बाद ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। 15 दिन मुश्किल से, बड़ा मान लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस खींच के आपको 15 दिन में ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे, गारंटी। न्यूमेरिकल वीडियो 3 4 5 6 चैप्टर का कराएंगे बाबू, कराएंगे, सब कराएंगे, परेशान मत हो जाओ, सब करा देंगे। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व अभी इसे करिए फिलहाल, फिर हम न्यूमेरिकल वीडियो लगा लेंगे एक एक्स्ट्रा क्लास में तो उसको करा देंगे, ठीक है, परेशान ना हो। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व इसे हेडिंग डाल लो, जो अभी करा रहे हैं, इसे पढ़ लो, फिर बाद में देखा जाए, ठीक है। अभी करा लो, पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं। तो क्या कर बात हो रही है कि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व हमें समझना है। स्वप्रेरकत्व मतलब क्या होता है, एल का मान निकालना है परिनालिका के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, माना कोई वायु परिनालिका। वायु परिनालिका कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। वायु परिनालिका, माना कोई वायु परिनालिका के भीतर परिनालिका की लंबाई L व कुल फेरों की संख्या कैपिटल N हो, परिनालिका में प्रवाहित धारा I हो, परिनालिका में प्रवाहित धारा I हो, परिनालिका में प्रवाहित धारा I हो, कॉपी में लिखते जाइए साथ साथ, I हो तो परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के मध्य या परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ध्यान से देखिए। मुझे बहुत क्या है, घर जाना पड़ेगा।
सर आज शादी में नहीं जाएंगे, मैं शादी वाले दिन जाऊंगा, मैं शादी वाले दिन जाऊंगा उनसे मिलने, ठीक है। बाकी टाइम आपको भी पढ़ाना रहेगा ना, तो अब इतनी लंबी छुट्टी तो नहीं ले सकता, मेरी तो है नहीं शादी। अंकित सर की शादी है ना, मेरी थोड़ी है। तो परिनालिका की देखिए, फिर ध्यान से देखिए, वायु परिनालिका कैसे होती है, ऐसे देखिए, वायु परिनालिका कैसे होती है ऐसे समझिए। मान लीजिए कि ये सिर्फ तार ऐसे गोल गोल घुमा दिया गया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। किससे कनेक्शन मार दिया गया इसका? बैटरी से दोनों साइड ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। तो ये क्या बन जाती है? ये क्या बन जाएगी? परिनालिका बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक प्रकार की परिनालिका बन जाएगी। इसे सोलेनॉइड कहते हैं, हम इसे करा चुके हैं पीछे, ठीक है। अगर हम तारों को इस तरीके से घुमा देते हैं तो फिर ये परिनालिका बन जाती है। और इसके अंदर कोई क्रोड नहीं है, मतलब किसी क्रोड पर लिपटी नहीं है। इसके बीच में क्या भरा हुआ है? पूरा वायु है। इसके बीच में क्या है? सिर्फ वायु है। यहां पे अगर मैं इसको ऐसे बनाता, अगर मैं इसको ऐसे बनाता, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे बनाता कि भाई ऐसे, मैंने पहले ये बनाया, ये क्या है? नरम लोहा की क्रोड है। क्या है ये? नरम लोहे की क्रोड है। और फिर उसके बाद मैं ऐसे ऐसे लपेट दूं इसके ऊपर तार, फिर उसके बाद मैं ऐसे ऐसे इसके ऊपर तार लपेट दूं, तो फिर यहाँ पे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग हो जाएगी। क्योंकि यहां पर परिनालिका का जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो भी बल रेखाएं पैदा होंगी, उस नरम लोहे को भी चुंबकित करेंगी। वहां नरम लोहे का खुद का भी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे परिनालिका के भीतर डबल डबल चुंबकीय क्षेत्र आएंगे, ठीक है। आपको बात समझना होगा। पहले अगर मान लीजिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपने ऐसे तार लपेटा हुआ है और फिर इसमें मात्र दोनों सिरों पर धारा बहा दी बैटरी से प्रवाहित करके, तो फिर यहाँ पे परिनालिका के भीतर तो चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। आप जानते हैं इस तरीके से ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं पैदा हो जाती हैं। आपको ये बात पता है, पीछे पढ़ाया है ना। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे पैदा हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं इसी परिनालिका को नरम लोहे के क्रोड पर लपेटूंगा तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो तो होगा ही, लेकिन नरम लोहा खुद भी तो चुंबक बन जाएगा, तो उसका भी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो डबल डबल यहां पे चुंबकीय क्षेत्र लगने लगेंगे। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा इस नॉर्मल के मुकाबले। बताइए होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल के मुकाबले वहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे नरम लोहा खुद भी चुंबक बन जाएगा, व्यवहार करेगा चुंबक के जैसे। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं? हमने कौन सी ली है सर? हमने ली है वायु वाली, हमने ली है सिर्फ वायु वाली, इस तरीके से सिर्फ वायु वाली ली है, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ वायु वाली ली है, इसके बीच में सिर्फ वायु है। और इसमें फेरों की संख्या कितनी है? फेरों की संख्या कितनी है बताइए? इसकी फेरों की संख्या है कैपिटल एन, कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन। और इसकी जो लंबाई ली है ना, वो हमने स्मॉल एल ली है। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे, ध्यान से सुनिए, अगर आपसे कोई कहे इसकी एकांक लंबाई में, माने एक लंबाई में स्मॉल एन फेरे हैं, अगर आपसे कोई इतना कह दे इसकी एकांक लंबाई में स्मॉल एन फेरे हैं, तो एल लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे बताइए? एल लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे बताइए? बातचीत चालू कर लो, बस पढ़ाई मत करो। एन एल फेरे हो जाएंगे ना, बता नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो बातचीत करने वाले बच्चे, ठीक है। अगर एकांक लंबाई में एल एन फेरे हैं, स्मॉल एन फेरे हो, तो एल लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे? पूरी एल लंबाई में, पूरी परिनालिका की लंबाई में कितने फेरे? आप कहोगे सर एन एल फेरे हो जाएंगे। एन एल क्या है वास्तव में? क्या कुल फेरे हैं? एन एल क्या है? पूरी इसकी एल लंबाई में कुल फेरे हैं? बताइए, कुल फेरे हैं इसकी एन एल लंबाई, एन एल फेरे। समझ में आया बात? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इसकी एक लंबाई में अगर एकांक लंबाई में स्मॉल एन फेरे हों, स्मॉल एन का मतलब आप कुछ भी कह सकते हो, मैं कह सकते हो कि भाई इसकी एकांक लंबाई में दो फेरे हैं, तो बताइए कि इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई में कितने फेरे होंगे? एकांक लंबाई का अर्थ आप 1 सेंटीमीटर से लगा सकते हो कि भाई 1 सेंटीमीटर लंबाई में ना 2 फेरे हैं, 2 फेरे लपेटे हुए हैं। तो बताइए जरा 10 सेंटीमीटर लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे? 10 सेंटीमीटर हो सकता है परिनालिका की कुल लंबाई हो। परिनालिका की कुल लंबाई में बताइए 10 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका में कितने फेरे होंगे? आपका आंसर होगा सर अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई में 2 फेरे हैं तो परिनालिका की कुल लंबाई जो कि 10 सेंटीमीटर है, उसमें फेरों की संख्या 2 × 10 हो जाएगी ना, यानी परिनालिका में कुल मिला के 20 फेरे होंगे। आपको पता है यही चीज को कैपिटल एन से शो किया जाता है। जो ये कुल फेरों की संख्या होती है इसे हम किससे शो करते हैं? कैपिटल एन से। और जो 1 सेंटीमीटर में फेरों की संख्या होती है इसे स्मॉल एन से शो करते हैं। कुल फेरों की संख्या को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल एन से। एक फेरे 1 सेंटीमीटर में जो मतलब एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या होती है उसे किससे शो करते हैं? स्मॉल एन से शो करते हैं। ठीक है सर, इतना जान गए। अच्छा, आप इतना अगर जान गए हो तो फिर तो आपको पता है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है? परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
कि तीव्रता कितनी होती है, आपको पीछे पढ़ाया है, निकाला है, कितनी होती है भाई बताइए, B बराबर होती है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए, सबको याद है B बराबर म्यू नॉट एन आई होता है, याद है। डायग्राम हाँ बना लेना, डायग्राम छोटा सा कोने में, ठीक है। अच्छा अगर ये याद है आपको तो फिर आगे जरा बताइए, आगे थोड़ा सा बताइए कि भाई यहाँ पे अगर इसकी स्मॉल एन लंबाई, मतलब एकांक लंबाई में स्मॉल एन फेरे हैं, एकांक लंबाई में स्मॉल एन फेरे, एल लंबाई में कितने फेरे, एल लंबाई में स्मॉल एन इंटू एल फेरे, ये क्या है, कुल फेरे है, इसी को हम कैपिटल एन कहते हैं, इसी को कैपिटल एन कहते हैं। आपको पता है एकांक लंबाई में स्मॉल एन फेरे तो एल लंबाई में एन इंटू एल फेरे, और इसी को हम क्या कहते हैं, एन इंटू एल को यानी कुल फेरे यानी कैपिटल एन से शो करते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, 1 सेंटीमीटर में 2 फेरे, तो 10 सेंटीमीटर में कितने फेरे बताया था ना, 1 सेंटीमीटर में कितने फेरे, 1 सेंटीमीटर में मान लीजिए 2 फेरे, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर में कितने फेरे, 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 यानी कि 20 फेरे। ये जो 20 फेरे आया है, ये 20 फेरे ही कुल फेरे है, कैपिटल एन है, और 1 सेंटीमीटर में जो फेरों की संख्या है ये स्मॉल एन है। बात को समझ में आया, बात समझ में आई। अब जरा यहाँ पे मुझे ये इतना बस बताइए कि अगर यहाँ से आपको स्मॉल एन का मान निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप कितना निकाल के बताइएगा, स्मॉल एन का मान आप कहोगे सर कैपिटल एन अपॉन में एल हो जाएगा, स्मॉल एन कैपिटल एन अपॉन में एल हो जाएगा, स्मॉल एन हो जाएगा कि नहीं, स्मॉल एल गुणा में है, उधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, स्मॉल एल इधर गुणा में, उधर आया भाग में चला गया, ऐसे करके। चलिए जरा बताइए फिर स्मॉल एन की जगह अगर मैं वो वैल्यू पुट कर दूँ तो b बराबर म्यू नॉट, स्मॉल एन की जगह क्या रख दिया जाए, कैपिटल एन अपॉन में एल रख दिया जाए आई, ऐसे करके। इतना सबको समझ में आया, जल्दी बताओ इतना सबको समझ में आया। इस प्रकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, कुंडली का स्वप्रेरकत्व, क्या चीज, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व। अगर मैं कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकालना चाहता हूँ, सॉरी कुंडली नहीं है, परिनालिका है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकालना चाहता हूँ तो फिर मैं कैसे निकालूंगा, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व फॉर्मूला याद है परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का, स्वप्रेरकत्व का जो फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूले से लगा लेंगे, जो भी फॉर्मूला इसका होता है उसी फॉर्मूले से, एल बराबर एन पाई अपॉन में आई, किसी भी चीज का स्वप्रेरकत्व निकालेंगे फॉर्मूला यही लगेगा, एल बराबर एन पाई अपॉन आई, चाहे कुंडली का निकालिए चाहे परिनालिका का निकालिए, किसी का भी निकालिए, आपका फॉर्मूला यही लगेगा, एल बराबर एन पाई अपॉन में आई। तो फिर यहाँ पे हम लोग भी यही फॉर्मूला लगाएंगे परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, एल बराबर एन पाई बटे में आई। इतना कर लोगे कॉपी में, इतना कर लोगे कॉपी में, इसको आप नोट करो चाहे ना करो कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है, बस समझना था इसे कि आया कहाँ से है ये, ठीक है। चलिए हो जाएगा कॉपी में, जल्दी जल्दी करो। हाथ चला रहे हो कि नहीं, हाथ चल रहा है कि नहीं चल रहा, आप अंकित सर के, अरे भैया जाएंगे शादी में उस दिन, जिस दिन शादी रहेगी उस दिन जाएंगे ना। हो गया हो गया हो गया, सबका हो गया, डन पक्का, क्या बात है। रिवीजन बैच जल्दी स्टार्ट होगा, पहले रिलोड खत्म हो जाए फिर रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रिलोड रिलॉन्च खत्म हो जाए फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम तो आपको शुरू से सब कुछ पढ़ाएंगे, शुरू से फिर से सब कुछ रिवीजन कराते हुए पढ़ाएंगे, ठीक है। कब टाइम एग्जैक्ट बताना तो मेरे हाथ में नहीं है ना यार, अब मेरे हाथ में एग्जैक्ट टाइम थोड़ी मैं बता सकता हूँ, वो तो जब टीम चाहेगी, जब हमारे अखिल सर चाहेंगे, अखिल भैया चाहेंगे तब ना होगा, हमारे चाहने से हो जाएंगे। रिलोड रिलॉन्च खत्म हो जाएगा तो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हो गई बातचीत सारी, खत्म हो गई बातचीत, बातचीत खत्म हो गई। डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाना है आप सभी को, ठीक है, डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोने में चाहते हैं तो एक चीज़ और लाइन भी लिख लीजिएगा कि भाई स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बराबर क्या लिख लीजिएगा, कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन अपॉन में एल, ये लाइन भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, तो मैंने उल्टा लिख दिया, स्मॉल एन बराबर है कैपिटल एन अपॉन में एल, क्योंकि कैपिटल एन स्मॉल एन इंटू एल होता है ना, तो स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन में एल, वहीं स्मॉल एन से मैंने क्या रखा है, स्मॉल एन की जगह देखिए फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई,
परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है प्रणालिका के भीतर, है ना। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से हमने निकाला था, एम्पियर के परिपथीय नियम का इस्तेमाल करके, आपको याद होगा। स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन में एल रखा है इस तरीके से। फिर मैंने कहा कि प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एल बराबर एन फाई अपॉन में आई, ये होता है। हो गया सबका, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना इसके, 1 2 3 आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे प्रणालिका का जो फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला क्या आया है हमारा, फॉर्मूला आया है एल बराबर एन फाई अपॉन में आई, ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले से एल बराबर आप ए भी तो निकाल सकते हैं, यहाँ से आप ए भी तो निकाल सकते हैं, एन फाई की जगह आप ये लिख सकते हैं, आपको याद है फाई बराबर होता है बी इंटू ए, बी ए कॉस थीटा भी होता है, वास्तव में यहाँ पे कॉस थीटा का मान कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि जब परिनालिका की बात करते हो ना आप, जब परिनालिका की बात करते हो तो परिनालिका का कहीं पर भी अगर आप ऐसे तल लीजिएगा, कहीं पर अगर आप क्षेत्रफल ऐसे लीजिएगा, तो क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो ऐसे हो जाएगी, क्षेत्रफल पर लंब इस दिशा में, इस दिशा में। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो भी इसी डायरेक्शन में होती है, बी की डायरेक्शन भी यही है, तो बी ए कॉस 0 डिग्री बनता है यहाँ पे, और कॉस 0 डिग्री बनने के कारण यहाँ पे कॉस 0 का मान आप जानते हैं 1 होता है ना, कॉस 0 का मान 1, तो बी ए ही बचता है। तो यहाँ पे फाई बराबर क्या बचता है, फाई की जगह पर आप क्या लिखते हो, फाई की जगह पर आप लिखते हो बी इंटू ए, क्या लिखोगे फाई की जगह पर, बी इंटू में ए अपॉन में आई लिखोगे। अतः अब यहाँ पे L बराबर N, B की वैल्यू उठा करके अगर मैं यहाँ पे पटक दूँ, B की वैल्यू ये है ना म्यू नॉट एन आई अपॉन में L, B की वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ पे पटक दूँ, क्या रखोगे, क्या रखोगे B की वैल्यू, म्यू नॉट एन आई अपॉन में L रख दो यहाँ पे, म्यू नॉट एन आई अपॉन में L, और साथ में क्या है A भी है, देखते जाइए मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, आप देखते जाइए। बी की जगह पे म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल, ए भी रख दिया, बट्टे में हम क्या रख रहे हैं, आई ए और रख रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, आई से आई दोनों साइड ऊपर नीचे निपट जाएगा, एल भागे में रह जाएगा, तो क्या हमारे पास बचेगा शेष, शेष क्या बचेगा देखते जाइए, शेष हमारे पास बचेगा म्यू नॉट बचेगा, म्यू नॉट और एन इंटू एन मिल करके क्या बना लेगा, एन का स्क्वायर बना लेगा, ए बना लेगा, और बटे में नीचे क्या बना लेगा, एल, ये एल तो रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, क्या आ जाएगा, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बताइए क्या मेरी बात समझ में आई सबको, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, बड़ा ही आसानी से हमने परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकाल लिया। बताइए जल्दी से, इसे आपको नहीं बनाना है, इसे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है मैं खुद ही बता देता हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं। क्लास कर रही है, हो रही है बातचीत, बढ़िया बढ़िया बातचीत हो रही है, फिर एक्स्ट्रा क्लास, अरे लगेगी, जल्दी लगेगी, परेशान मत हो, सब कुछ लगेगा, बस अभी जो पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ लो महाराज, फिर उसके बाद सब कुछ कराएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे, बहुत चिंता लेते हो तुम लोग भविष्य की, आराम आराम से चलने की बजाय पढ़ते रहो। देखो टेंशन से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें टेंशन है एग्जाम की, मैं समझता हूँ, लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला है। अभी से टेंशन ले लोगे ये नहीं, रिलैक्स रहो, लास्ट में एनर्जी को फूकना है, अभी एनर्जी मत इतनी बर्बाद करो, एनर्जी को बचा के रखो। हमें पता है कहाँ पे तेज होना है, कहाँ पे धीमे आपको करना है, कितनी गोली आपको देनी है, कितना बचा के रखना है, अंदाजा है हमें, परेशान मत हो, अच्छे डॉक्टर के पास आए हो, ठीक है, हाँ ठीक है, तो विश्वास कर सकते हो डॉक्टर के ऊपर। एल बराबर एन फाई अपॉन में आई। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद, ये तो हो गया कि परिनालिका अगर वायु परिनालिका हो, जब वायु परिनालिका होती है तो म्यू नॉट होता है, लेकिन अगर परिनालिका ऐसी ना हो, अगर परिनालिका ऐसी ना हो, यानी कि अगर उसे किसी भी क्रोड के ऊपर लपेटा गया हो, इस तरीके से मान लीजिए उसे इस तरीके से किसी क्रोड के ऊपर लपेटा गया हो, ठीक है, अब बताइए क्या उसका स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का मान बदल जाएगा, एल की वैल्यू क्या होगी उसकी कुंडली की, क्या वो चेंज हो जाएगी अगर इसे किसी क्रोड के ऊपर तार को लपेट दिया जाए तो। अभी तो आपने इसके पीछे जो पढ़ा वो वायु परिनालिका थी ना, हवा थी इसके बीच में भाई, तो यहाँ पे म्यू नॉट रखा था आपने, म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है म्यू नॉट, जिसका मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁷, है ना, म्यू नॉट का आपने अभी रखा था। लेकिन अगर आप इसे किसी क्रोड के ऊपर लपेट देते हो तो फिर क्या हो जाएगा मान, ठीक है,
यदि परिनालिका किसी क्रोड पर लिपटी हो, क्रोड पर लिपटी हो, यदि परिनालिका किसी क्रोड पर लिपटी हो तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कह लो, चाहे स्वप्रेरकत्व कह लो, स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा उसका, L बराबर कितना हो जाएगा मैं आपको बता दूं, म्यू नॉट की बजाय बस सिर्फ म्यू लग जाएगा, बस म्यू नॉट की जगह क्या लग जाएगा, सिर्फ म्यू, n स्क्वायर इंटू ए अपॉन में L हो जाएगा, जहां पे म्यू क्या होता है आपको बताना होगा। यहाँ म्यू क्या है, म्यू क्या चीज़ है, यहाँ जो म्यू है, म्यू वो क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता कहलाता है। ये क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता। अब आपने माध्यम लगा दिया ना, अब आपने क्रोड रख करके माध्यम लगा दिया, क्रोड रख दिया जैसे, उसके ऊपर आपने लपेट दिया, ठीक है, तो फिर आप क्या होगा, तब फिर क्या हो जाएगा, आपकी जो निर्वात की चुंबकशीलता है वो नहीं रह जाएगी, फिर यहाँ पे म्यू नॉट की जगह पे म्यू हो जाएगा, ठीक है, माध्यम की चुंबकशीलता है, ठीक है। और आपको एक संबंध याद दिला दूं, आपने पीछे पढ़ा था, इस प्रकार आपको एक संबंध याद होगा, इस प्रकार आप एक संबंध याद करे होगे कि जो म्यू अपॉन में म्यू नॉट होता है ना, वो होता है म्यू आर के बराबर। आप इच्छिक चुंबकशीलता याद है, म्यू अपॉन में म्यू नॉट बराबर म्यू आर, तो म्यू बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू में म्यू आर, ये हो जाएगा म्यू आर, ये याद होगा आपको, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा तो कहाँ तक लिखोगे, आप सिर्फ यहाँ तक लिखोगे, बस इसके आगे नहीं लिखोगे एक लाइन, ये सिर्फ जानकारी के लिए है बस, ठीक है। यहाँ तक अगर एग्जाम में पूछेगा तो भाई सिर्फ यहाँ तक लिखोगे बस। और कैसे पूछेगा एग्जाम में, इतना नोट करो तो दिखाऊं, इतना नोट करो दिखाओ, 2 बार परीक्षा में पूछा है, शॉर्ट में पूछा है, लॉन्ग में पूछा है, दोनों में पूछा है ये क्वेश्चन आपसे। एक बार नोट करिए फिर मैं आपको दिखाऊं, 5 नंबर में, 2 नंबर में, दोनों में पूछा हुआ है ये डेरिवेशन आपसे। छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन देखिए 2 बार आपसे परीक्षा में पूछा हुआ है, छोटा सा डेरिवेशन है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, B बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई, परिनालिका के भीतर कहीं पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है, पीछे चैप्टर 4 में निकाल चुके हैं, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन में एल रखा। फिर मैंने कहा कि आप आज वाला फॉर्मूला लगाइए, एल बराबर एन फाई बटे आई लगाइए, n इंटू फाई की जगह क्या लिखेंगे, b इंटू ए लिखेंगे, कॉस थीटा कॉस 0 होने की वजह से 1 हो जाता है, तो b इंटू ए बस रखेंगे, i रखेंगे, b की जगह हमने वैल्यू देखिए n म्यू नॉट एन आई अपॉन में l रख दिया, a रख दिया, और i से i ऊपर नीचे क्या हो गया, कट गया, तो n इंटू एन मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर बना लेगा, म्यू नॉट बना लिया, n स्क्वायर बना लिया, a बना लिया, बटे में l बना लिया। फिर मैंने कहा कि अगर यही परिनालिका किसी क्रोड पर लिपटी हो तो वहां म्यू ना इस्तेमाल करके, म्यू नॉट ना इस्तेमाल करके म्यू सिर्फ इस्तेमाल करोगे। म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता कहलाता है, यानी कि अब आपने कोई माध्यम रख दिया है, उसके ऊपर तारों को लपेट दिया है ना, तो यहाँ पे 2 चुंबकशीलता हो जाएगी, यहाँ पे चुंबक की ताकत ज्यादा हो जाएगी, चुंबकशीलता इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पर म्यू नॉट की जगह पे म्यू रखा गया है। बात समझ में आई? तो म्यू नॉट का मान कम है, म्यू का मान यहाँ पे ज्यादा होगा, है ना, चुंबकशीलता यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे नरम लोहा रख दोगे तो चुंबकशीलता का मान ज्यादा हो जाएगा। एन स्क्वायर हो गया, ठीक है, एन स्क्वायर तो एन तो फेरों की संख्या है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, ए क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल है, यहाँ पे कुंडली का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आगे यहाँ पे क्या बात हो रही है, एल क्या है, इसकी लंबाई, एल क्या है, इसकी लंबाई है, ए क्या है, इसका क्षेत्रफल है। चलिए हो जाएगा सबका, बताइए जल्दी, यहां तक हो गया सबका, हो गया सबका, रिपीट तो कर दिया जी, जी बताओ यार, बाकी सब चीजें नहीं, जी जी जी। अब मैं सिलेबस फॉरवर्ड मोड पे डाल रहा हूं, ठीक है, बस रिलोड बैच का मैं वो कर रहा था कि रिलोड जैसे ही खत्म हो सिलेबस को तुरंत पटरी पे ला करके भगा देंगे, ठीक है।
तो अब भागेगा सिलेबस, परेशान ना हो। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछता है ये क्वेश्चन, एक आदर्श परीक्षा में कैसे पूछेगा, देखिए एक आदर्श परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करें, फॉर्मूला निकालने के लिए, यही फॉर्मूला निकालने के लिए पूछेगा, ये फॉर्मूला निकालने के लिए। तो पूरा डेरिवेशन ऐसे करोगे। 2014 में देखिए पूछा था शॉर्ट आंसर टाइप, एसएटी क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा था। आगे देखिए लॉन्ग में कैसे पूछता है, 5 नंबर में। 5 नंबर में पूछेगा तो आपसे कुछ और चीजें पूछ लेगा, जैसे देखिए स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करें, पूछ लेगा स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करें। तो आइए देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखाई थी, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं यानी एन फाई की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा हो। बताइए अगर यहाँ पे 1 एम्पियर की धारा बहेगी तो यही फॉर्मूला क्या है, एल बराबर एन फाई नहीं हो जाएगा, यानी कि जो स्वप्रेरकत्व है क्या वो एन फाई के बराबर नहीं हो जाएगा। बताइए कब हो जाएगा एन फाई के बराबर, जब उसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, यानी आई का मान 1 एम्पियर कर दें। ठीक है, तो एल बराबर किसके हो जाएगा, एन फाई के बराबर हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक, इसी को ही स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं, इसी को स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। तो कहता है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। सर लैपटॉप में कमेंट नहीं, तो मत कर यार कमेंट, पढ़ाई कर ले बस। ठीक है, अक्टूबर लास्ट में मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा। सिलेबस कब खत्म होगा मैं इसका आंसर पहले बता दूं, काफी बच्चे पूछ रहे हैं, तो अक्टूबर लास्ट तक सिलेबस गारंटीड खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यही टाइम पे खत्म होता ही है हर साल, जैसे पिछले बार खत्म हुआ तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। पिछले बार हम लोगों ने 3-3 बार सिलेबस खत्म कर दिया था। अभी आपका मास्टर बैच खत्म होगा, फिर इसके बाद होमगार्ड बैच भी साथ साथ खत्म हो जाएंगे अक्टूबर लास्ट तक। फिर उसके बाद आपका संघर्ष बैच चालू हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा आपका दिसंबर लास्ट में खत्म हो जाएगा। जनवरी से आपका एक टारगेट बैच स्टार्ट होगा जिसमें आपके 95% 95 प्लस मार्क्स की तैयारी होगी। तो परेशान बिल्कुल मत हो यार, इतना परेशान होगे जीवन में कैसे जी पाओगे। चलो आगे देखो, इतना सबको समझ में आ गया कैसे पूछता है परीक्षा में, वो समझ में आया। कह रहा है स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक लिखें। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है, हेनरी है, याद है ना, हेनरी पिछली क्लास में पढ़ाए थे, हेनरी होता है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक। आगे देखिए क्या कह रहा है, एन फेरो वाली एल लंबाई तथा आर त्रिज्या की परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व की गणना करें। वही फॉर्मूला पूछ रहा है, कह रहा है एन फेरे आई धारा और आर त्रिज्या की परिनालिका, यही आपसे निकालने के लिए कह रहा है, यही आपसे निकालने के लिए कह रहा है। बस यहाँ पे आप ए की जगह क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की जगह आप और क्या रख सकते हैं, क्या आप क्षेत्रफल की जगह पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। अगर इस कुंडली की त्रिज्या आर होती तो क्या आप इसके क्षेत्रफल की जगह पाई आर स्क्वायर रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे, बताइए। पाई आर स्क्वायर भी तो रख सकते थे। हाँ रख सकते थे ना। हाँ तो बस यहाँ पे यही चीजें देखिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, और क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैंने आपको बता दिया। परिणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व की गणना करें। 2024 में देखिए, पिछले बार पूछा था, मतलब पिछले साल पूछा था 2024 में, और किस में पूछा था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर में। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको अपने से कॉपी में करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। हेडिंग डालिए कुंडली में संचित ऊर्जा, हेडिंग डालिए कुंडली में संचित ऊर्जा। अभी बात करनी है किसी को, चैप्टर का नाम इंग्लिश में, मैथ का रिवीजन करना, एक्स्ट्रा क्लास मत लीजिए। अच्छा ठीक है भाई, मैं डेली नहीं लूंगा सनोज, मैं कभी कभी लूंगा बस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सर, ऑब्जेक्टिव जल्दी आएगा। सुधांशु पहले चैप्टर बाद थोड़ा पढ़ लो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव में ये नहीं पूछता है, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन कभी ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। डेरिवेशन या तो थ्योरी में पूछेगा 2 नंबर में या 5 नंबर में। हो गया सबका। हेडिंग डालिए कुंडली में संचित ऊर्जा, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल, ये हेडिंग डालिए जल्दी से सारे साथी, जल्दी से ये हेडिंग डालिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल, कुंडली में संचित ऊर्जा। यार कितनी बात करोगे, कितनी बात करोगे, बस करो बातचीत, बस करो, हो गया बातचीत, बस करो, हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कुंडली में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब भाई संचित ऊर्जा की बात कर रहा है, ऊर्जा कैसे संचित होगी कुंडली में, इसके बारे में थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा समझो, फिर उसके बाद समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था कि कुंडली में अगर मैं यहाँ पे कोई बैटरी लगा देता हूँ, और बैटरी लगा के ना यहाँ पे कोई एक रेयोस्टेट लगा देता हूँ, रेयोस्टेट लगाया था याद है, रेयोस्टेट लगाया था याद है। जब रेयोस्टेट लगाया था और फिर यहाँ पे एक कुंजी लगा दी थी, तो एक घटना हुई थी। वो घटना किसको किसको याद है, एक घटना हुई थी, वो घटना याद है। जब कुंजी लगा करके रेयोस्टेट लगा को आगे पीछे किया जा रहा था, यानी कि परिपथ में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जा रहा था, रेयोस्टेट लगा के आगे पीछे करके
परिपथ में बहने वाली धारा के मान को कम या ज्यादा किया जा रहा था, जिस परिपथ में बहने वाली धारा जो कि बैटरी के कारण बह रही थी उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य धारा कहते हैं, मुख्य धारा कहते हैं। बैटरी से निकलने वाली धारा को मुख्य धारा कहते हैं। जब हम इस मुख्य धारा के मान को कम या ज्यादा करते हैं रियोस्टेट को आगे पीछे सरका के, तो जरा मुझे ये बताइए कि कुंडली में कौन सी धारा पैदा हो जाती है, कुंडली में क्या पैदा हो जाता है? कुंडली में एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, क्योंकि आप धारा को कम ज्यादा नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप यहां से जो हमारे बल रेखाएं गुजरेंगी, यहां से जो बल रेखाएं गुजरेंगी उन बल रेखाओं की संख्या में कम ज्यादा कर रहे हो। आप धारा को यहां से कम ज्यादा करते हो, जब यहां पे आप धारा को कम ज्यादा करते हो रियोस्टेट को आगे पीछे सरका के, तो कभी ये बल रेखाएं ज्यादा निकलती हैं, कभी कम, यानी कि कुंडली से संबंधित, कुंडली से जुड़ी हुई जो बल रेखाएं हैं कभी ज्यादा कभी कम निकलती हैं। और अगर बल रेखाएं कम ज्यादा होंगी तो फिर बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसे हम कहते हैं फ्लक्स में परिवर्तन होना। और फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? फ्लक्स में परिवर्तन होने से यहां पे एक प्रकार का वैद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, वैद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। और उस वैद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक प्रकार की धारा बहने लगती है। और वो धारा कैसी होती है? उल्टी दिशा में बहेगी। अगर आप मुख्य धारा के मान को बढ़ाओगे तो ये धारा उल्टी दिशा में बह करके मुख्य धारा के मान को कम करने का प्रयास करेगी। इस धारा को कहते हैं प्रेरित धारा, प्रेरित धारा कहते हैं। और ये धारा अगर आप मुख्य धारा के मान को बढ़ाओगे, यहाँ पे बढ़ाओगे धारा का मान, ये धारा उल्टी दिशा में चल के आपके धारा के मान को कम करेगी। और अगर आप धारा के मान को घटाओगे तो ये धारा धारा की दिशा में बह करके धारा के मान को बढ़ाने का कोशिश करेगी। ये बताया था। इस घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। बताया था ना। डायग्राम नहीं बनाना महाप्रभु, चुप रहो, शांत रहो, डायग्राम नहीं बनाना है, जब बनाना होगा मैं बताऊंगा। ये सब चीजें बस समझाने के लिए। अच्छा बैक करें, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू जल्दी से फटाफट। इसका भी लेना है स्क्रीनशॉट, ले लो, लिख लेना अपना जहाँ भी मन करे, परीक्षा में कैसे पूछेगा करके। अब डेली मैं एक टॉपिक ऐसे लगा लूंगा, मैं आपको बताऊंगा परीक्षा में कैसे पूछेगा कोई चीज़, ठीक है? डेली ऐसे लगा दूंगा एक बॉक्स, आपको बताऊंगा परीक्षा में पूछेगा कैसे। चलिए भैया नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करो यार। 1 2 3 इसका लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3 इसका लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3 इसका लो स्क्रीनशॉट। हो गया सबका? चलो आगे बढ़ो, बातचीत आगे ही करनी है, ठीक है? चलिए ध्यान से देखिए। अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई भाई कि यहाँ पे धारा परिवर्तन, यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे, यहाँ पे सुने थे कि नहीं सुने थे? फिर से मैं रिपीट करूं, सुने थे ना? यहाँ पे स्वप्रेरण की घटना हो रही थी कुंडली में, जब हम धारा के मान को कम ज्यादा कर रहे थे, मुख्य धारा के मान को बढ़ा घटा रहे थे, तो फिर यहाँ पे एक प्रेरित धारा पैदा हो जा रही थी जो कि धारा के मान के बढ़ाने का विरोध कर रही थी और घटाने का विरोध कर रही थी, बढ़ाने का विरोध कर रही थी और घटाने का भी विरोध कर रही थी। अच्छा अब आप ये बताइए, अब आप ये बताइए, धारा के मान को बढ़ाने का विरोध जब ये करेगी, जब यहाँ पे धारा के मान को बढ़ाने का जब ये प्रेरित धारा विरोध करेगी, मान लीजिए ये मुख्य धारा है, मुख्य धारा उधर जाना चाहती है, प्रेरित धारा इस दिशा में आकर के उसका विरोध कर रही है, ये बैटरी क्या करेगा? ये बैटरी क्या देखने के लिए लगी है? ये बैटरी क्या देखने के लिए लगी है? आपको पता है जब ये मुख्य धारा जो प्रेरित धारा है ना, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, आप समझिए ये दादाजी हैं, ये क्या है? दादाजी हैं परिवार के, दादाजी। दादाजी तो सब परिवार को बांधे रहते हैं ना, दादाजी तो सब परिवार को बांधे रहते हैं। यहाँ पे एक इंसान आया, वो क्या गया भाई साहब, वो इस दिशा में चलने की कोशिश कर रहा, दूसरा इंसान इस दिशा में चलने का, लड़ाई हो रही है घर में, तो घर में लड़ाई हो गई, घर में क्या हो गया? संतुलन बिगड़ गया भाई ये तो, ठीक है? एक इंसान इस दिशा में बढ़ने का कोशिश कर रहा है, दूसरा इंसान उसको पीछे घसीटने की कोशिश कर रहा है। दादाजी क्या करेंगे? दादाजी कहेंगे भाई मैं तो समझौता कराऊंगा, मैं तो संतुलन बना के रखने की कोशिश करूंगा अपने परिवार में, है ना? तो दादाजी यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स्ट्रा एनर्जी डालेंगे, एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे, अपनी और ताकत वेस्ट करेंगे, अपनी और एनर्जी को वेस्ट करेंगे, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, मुख्य धारा में जो कमी आई है वो कमी ना होने पाए। मतलब मुख्य धारा अगर मान लीजिए हम 50 एम्पियर की बहा रहे हैं और प्रेरित धारा ने विपरीत दिशा में चल करके 20 एम्पियर कम कर दिया, तो बताइए इस पर नेट धारा अभी इस समय कितनी बह रही होगी परिपथ में? परिपथ में नेट धारा कितनी बह रही होगी बताइए? परिपथ में नेट धारा आप बताओ कितनी बह रही होगी? अगर प्रेरित धारा विपरीत दिशा में 20 एम्पियर जा रही है, 50 एम्पियर की धारा आगे बहने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे जो बल्ब जलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 एम्पियर से जलेगा। जो बल्ब जलेगा वो तो सिर्फ 30 एम्पियर से जलेगा भाई। अगर वहां मैं कोई बल्ब लगा दूं तो बल्ब सिर्फ 30 एम्पियर से जलेगा।
है ना, बात समझ में आ रही है। लेकिन बैटरी क्या कोशिश करेगी आपको पता है, ये दादाजी कोशिश क्या करेंगे, दादाजी कोशिश करेंगे मैं और एनर्जी डालूं और ताकत डालूं और मैं जो ये कमी आई है इस कमी का उतना ही संतुलन कर दूं और बल्ब को मैं कितने एंपियर से जलाऊं, बल्ब को मैं कितने एंपियर से जलाऊं, 50 एंपियर से ही जलने दूं। इसके लिए बैटरी क्या करेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगी, एक्स्ट्रा कार्य करेगी। बैटरी क्या करेगी, एक्स्ट्रा कार्य करेगी। और जो बैटरी कार्य करती है उसी कार्य को हम कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो बैटरी एक्स्ट्रा एफर्ट करती है, एक्स्ट्रा कार्य करती है ना, जिसकी वजह से परिपथ में जो मुख्य धारा है उसमें कमी नहीं आने पाती। ठीक है, बैटरी जो एक्स्ट्रा कार्य करती है वो कार्य ही इस कुंडली में, वो कार्य ही जो बैटरी कार्य करती है, जो बैटरी एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है, ठीक है, ताकि परिपथ में हमारी जो मुख्य धारा का मान है उसमें कमी ना होने पाए। मतलब ये मुख्य धारा के मान को 70 एम्पियर कर देगी ना यार, बैटरी क्या कर देगी, मुख्य धारा के मान को 70 एम्पियर बहाने लगेगी। ज्यादा मुख्य धारा का मान यहाँ पे ज्यादा धारा देगी बैटरी, ज्यादा करंट प्रवाहित करेगी, अपनी और एनर्जी को लॉस करेगी। ठीक है, बैटरी अगर 70 प्रवाहित करेगी तो फिर तो यहाँ पे 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 50 रहेगा, 50 से जलेगा वो बढ़िया। ठीक है, तो ये कहती है कि भाई साहब बैटरी जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है, बैटरी जो कार्य करती है ना यहाँ पे, वही कार्य ही कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वही कार्य ही कुंडली में किस रूप में संचित हो जाता है, वही कार्य ही कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसे कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बात समझ में आई, कुंडली की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बैटरी एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगी ताकि प्रेरित धारा के विरुद्ध कार्य कर सके, और उसी कार्य को ही हम क्या कहते हैं, बैटरी की स्थिति, कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहा है तुम मनीषा कुमारी के पीछे पड़े हो, कौन है ये मनीषा कुमारी? सर ऑब्जेक्टिव का क्लास, सर ऑब्जेक्टिव का बुक कौन सा ले लो यार, टारगेट ले लो, बढ़िया किताब है ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसकी स्पेशल, ऑब्जेक्टिव स्पेशल उसकी, ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज ढेर सारे 100 क्वेश्चन हो ना, 100 क्वेश्चन अगर चैप्टर वाइज कहीं पे मिल जाए टारगेट वारगेट की किताब में, ले लो, बढ़िया रहती है। और कोई दिक्कत समस्या किसी को? ऑब्जेक्टिव करा देंगे यार, परेशान क्यों हो रहे हो? इसको मैं इतना मिटाया, मिटाने के बाद वापस आ गया है जादू, हमारे साथ जादू जादू खेलोगे? चलो थोड़ा सा लिख लिया जाए, अब इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए, क्या कहते हो? समझ लिया गया है ना कि संचित ऊर्जा क्या होगी कुंडली की, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी कुंडली की, संचित ऊर्जा क्या होगी कुंडली में। कुंडली में जो बैटरी एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगी, एक्स्ट्रा कार्य करेगी। अब बैटरी का कार्य कितना होगा सर, कार्य निकालेंगे कैसे कि बैटरी ने कार्य कितना किया? वो कार्य निकालने हमें पता चल जाएगा बैटरी के अंदर कितनी ऊर्जा संचित हुई है। बैटरी जो कार्य कर रही है एक्स्ट्रा, वो कार्य बस निकाल लें, हमें पता चल जाएगा कि बैटरी में कितनी एनर्जी संचित हुई है, कितनी ऊर्जा संचित हुई है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब लिखिए थोड़ा सा सारे साथी, कॉपी पेन निकालिए जल्दी से, जल्दी से कॉपी पेन निकालिए। हेडिंग डल गई है ना? बैटरी में कुंडली में धारा का मान आई से आई, 0 से आई नॉट तक बढ़ाने के लिए, ठीक है, कुंडली में धारा का मान 0 से आई नॉट तक बढ़ाने के लिए, कुंडली में ऐसे लिखिए इसको, कुंडली में धारा का मान 0 से, 0 से एकदम बढ़ा रहे हैं, 0 से कुंडली में एकदम धारा का मान 0 से आई नॉट तक, 0 से आई नॉट तक बढ़ाने में, 0 से आई नॉट तक बढ़ाने में प्रेरित वैद्युत वाहक बल के विरुद्ध, प्रेरित वैद्युत वाहक बल के विरुद्ध, प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा वाहक बल, चाहे प्रेरित वैद्युत वाहक बल लिख लीजिए अथवा प्रेरित धारा, अथवा प्रेरित धारा, चाहे आप प्रेरित धारा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अथवा प्रेरित धारा के विरुद्ध बैटरी द्वारा किया गया कार्य, सेल या बैटरी, सेल लिख दें या बैटरी लिख दें, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा, सेल मतलब कि एक सेल होता है, बैटरी होती है सेलों का संयोजन, कई सारे सेल मिल करके एक बैटरी बनाते हैं, ठीक है। तो कुंडली में धारा का मान 0 से आई नॉट तक बढ़ाने में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा के विरुद्ध सेल द्वारा कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है,
ठीक है, जो कि कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जो कि कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित यानी स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। अतः सेल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कृत कार्य, ये कितना होगा, कार्य कितना होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। देखिए, आप कार्य जब भी निकालते हो तो फॉर्मूला याद रखिएगा। 0 से कहाँ तक आप बढ़ा रहे हो इसको, 0 से I0 तक बढ़ा रहे हो, और यहाँ पे अंदर रखो DW ऐसे, इसको ऐसे रखो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि छोटे से कार्य का अगर आप समाकलन करते हो तो आपको पूरा कार्य कैसे मिल जाता है। छोटे से कार्य, DW क्या है, सूक्ष्म कार्य है, थोड़ा सा कार्य है। DW क्या है, यहाँ पे DW क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जहाँ DW क्या है, DW सूक्ष्म कार्य है। बैटरी अगर थोड़ा सा काम करती है, सूक्ष्म कार्य करती है, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। सूक्ष्म कार्य अगर बैटरी करती है, और सूक्ष्म कार्य को अगर मैं 0 से I0 तक समाकलन कर दूं, मैं तो चाहता हूं ना पूरा कार्य निकले भाई। मैंने कहां से कहां तक धारा बढ़ाई है, धारा का मान कहां से कहां तक बैटरी ने बढ़ाई, बैटरी ने धारा का मान बढ़ाया है 0 से लेकर के I0 तक। तो देखिए, मैंने 0 से I0 तक इसका समाकलन किया है छोटे से कार्य का। अगर मैं थोड़े से कार्य का 0 से I0 तक समाकलन कर दूंगा तो मुझे पूरा कार्य मिल जाएगा कि बैटरी ने पूरा कार्य कितना किया है। ठीक है, तो पूरा कार्य है W, कुल कार्य है W, DW क्या है, छोटा सा कार्य जो बैटरी करेगी 0 से I0 तक बढ़ाने में। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं DW का कंसेप्ट क्या है। DW जो छोटा सा कार्य है वो मिलेगा कैसे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर W अपॉन में क्यू, याद है सबको ये फॉर्मूला, V बराबर W अपॉन में क्यू। एकांक आवेश को प्रवाहित करने में परिपथ में जो कार्य करना पड़ता है बैटरी को, वही बैटरी द्वारा आरोपित वोल्टता होती है। V बराबर W अपॉन में क्यू होता है, याद है सबको, ये फॉर्मूला सबको याद है। एक मिनट रुक जाओ बाबू, बैक कर दे रहे हैं, परेशान मत हो। V बराबर W अपॉन में क्यू, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि DW छोटा सा कार्य हो छोटा सा आवेश प्रवाहित होने में, छोटा सा कार्य हो छोटा सा आवेश प्रवाहित करने में, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, कर सकता हूं ऐसा कि नहीं कर सकता। और जो कुंडली की हम बात करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो V की जगह पर हम EB लिखते हैं। जब हम कुंडली की बात करते हैं ना कि कुंडली में विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, तो जो विद्युत वाहक बल होता है वो वोल्टेज ही होता है, जो वोल्टता पैदा हो रही है वही विद्युत वाहक बल है, तो E ही V है। कंफ्यूज मत होना कभी E और V में,